तो बच्चों आइए चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ। अध्याय प्रथम भारत स्थिति पढ़ चुके हैं, जिसका प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में हमने अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मानक समय रेखा, भारत की समुद्री सीमाओं के प्रकार, और भाग द्वितीय में हमने पढ़ा भारत का आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, खाड़ी व जल संधि में अंतर, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप में शामिल देश और भुवन। तो हम चलते हैं आगे भाग थर्ड की ओर। भाग थर्ड में हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, जो भाग 1 और भाग 2 पे आधारित होंगे। तो बच्चों हो जाइए तैयार अपनी नोटबुक और पेन लेके, और साथ साथ करते रहिए क्या, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, बहुचयनात्मक प्रश्न। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपको उत्तर में क्या दिए होंगे, 4 विकल्प, और 4 विकल्पों में से आपको क्या करना होगा, सही विकल्प पे टिक। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अक्षांशीय विस्तार, हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा किसका, भारत का। आपको याद हो तो कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न पढ़िए बच्चों, भारत की संपूर्ण भूमि, संपूर्ण भूमि में हमने क्या पढ़ा था, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो बच्चों आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला है 8 डिग्री 41 मिनट से 35 डिग्री, तो ये रॉन्ग। दूसरा 8 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री, ये रॉन्ग। थर्ड है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार था। मगर यहाँ क्या पूछ रहा है, संपूर्ण भूमि का, तो ये भी क्या, रॉन्ग। अब देखते हैं 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ बताया था मैंने, अंडमान निकोबार के नीचे, ग्रेट निकोबार में, जहाँ 6 डिग्री 45 मिनट की अक्षांश रेखा वहाँ उसको टच करती है। तो 6 संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो राइट आंसर गए। आगे देखिए बच्चों, आपको किससे मानचित्र के द्वारा क्या दिखाया गया है, अक्षांश व देशांतर। ये 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे मैंने कितना बताया था संपूर्ण भारत का, 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। जो उत्तरतम भाग भी बताया था कौन सा, इंदिरा कोल। ये आपका देशांतर भी याद कर लो, क्या पता अगले क्वेश्चन में क्या पूछ ले आपको, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा है, और सबसे कम किसकी बताई थी, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश की 4096.6 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा, बांग्लादेश। ये पाकिस्तान, चीन, म्यांमार गलत। व्याख्या देखिए, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643 और बांग्लादेश के साथ 4096.7। चीन के साथ 3488, पाकिस्तान 3323 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। याद करो बच्चों, मैंने ग्राफ पेपर और वर्ल्ड के मैप में आपको बताया था कितने भारत का नंबर कौन सा है क्षेत्रफल में, 7वां। भारत से कितने बड़े देश बताए थे, 6। इनमें चीन था, फ्रांस नहीं था, मिस्र नहीं था, ईरान नहीं था। कौन कौन से थे, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो चीन का नंबर आया था ना, तो राइट आंसर कौन सा, चीन।
ये देखो, ये रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी फ्रांस, मिस्र और ईरान टॉप 10 कंट्रीज में भी बड़े नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित यामोत्तर मानक रेखा कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? कितने डिग्री को चुना गया था? विश्व के देशों के आपसी समझ के तहत 60 डिग्री 30 मिनट की समझ के तहत भारत की मानक यामोत्तर कौन सी निर्धारित की गई थी? 82.5 डिग्री प्यारे बच्चों। तो 82.5 डिग्री कौन सा? पूर्व। पूर्व भी आपको पता है क्यों लगाया था? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर के किधर है हम? पूर्व की ओर है। तो क्या हो गया वो आंसर? गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लिए, मानक यामोत्तर कितना डिग्री? 82 डिग्री 30 मिनट। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? कहां से यात्रा कर रहे हो? यहां राजस्थान से। और कहां जा रहे हो? यहां नागालैंड, कोहिमा। यानी राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हो तो कौन सी नदी आपको क्या नहीं कर रही? बीच में नहीं आ रही। तो देखते हैं पहले यमुना नदी। तो यमुना कहाँ पे है? ये यमुना है। तो यमुना क्या कर रही है? इसको टच कर रही है। दूसरा देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ पे है? यहाँ से निकल के ये बहती हुई ये इधर आ गई सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहीं भी राजस्थान को नागालैंड के बीच में कहीं भी टच नहीं करी प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, कैलाश पर्वत के पास बोकुरसु हिमनद से निकलकर लद्दाख और श्रीनगर होते हुए इधर पाकिस्तान में आ जाती है और कच्छ की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी क्या नहीं कर रही? इसको टच नहीं कर रही। थर्ड देख लो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे नागालैंड को क्या कर रही है? टच कर रही है। फिर देखते हैं कौन सी? गंगा नदी। तो प्यारे बच्चों गंगा नदी, ये देखो, ये गंगा नदी यहाँ से निकल के और ये जा रही। तो गंगा नदी भी टच कर रही है। तो राइट आंसर कौन सा? सिंधु नदी। चलो आगे चलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें प्यारे बच्चों आपको 30 शब्दों में आपको क्या करना है? आंसर देना है। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? भारत में कितनी मानक रेखा है? ए। कौन सी? 82.5 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया था? ये क्या कह रहा है? क्या आप सोचते हो कि एक से ज़्यादा मानक रेखा होनी चाहिए? क्यों? हमने क्या देखा था? ये गुजरात से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश में दोनों में देशांतरीय विस्तार का कितना अंतर देखा था? 30 डिग्री का अंतर देखा था। और इस 30 डिग्री के अंतर को कितने घंटे हो गए थे? 120 मिनट और 2 आवर। यानी पूर्व और पश्चिम में कितने घंटे का अंतर देखा? हमने 2 घंटे का अंतर देखा। यानी 2 घंटे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है और गुजरात में बाद में होता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने क्या सोचा कि यदि 2 मानक रेखा हो तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री? 30 डिग्री। इससे देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में समय में लगभग कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर। यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। अतः विस्तार की दृष्टि से भारत में 2 मानक समय रेखा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो अंतर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? प्यारे बच्चों तटरेखा गुजरात से लेके कहाँ तक? पश्चिमी बंगाल तक। कितने राज्यों को टच कर रही थी? 9 राज्यों को। अब इसके क्या क्या फायदे हैं? लंबी तटरेखा है तो क्या होगा? यानी सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? जल परिवहन। यानी सबसे कम पैसे किस पे लगते हैं? यदि जल परिवहन से हम माल ढुलाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है लंबी तटरेखा से? सस्ता जल परिवहन, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं। दूसरा कि ये जलवायु को क्या बना देती है? सम बना देती है। कैसे? यहाँ पे इन जो राज्य हैं यहाँ की जलवायु क्या होगी? सम होगी। तीसरा क्या होगा? हमारे को सागरीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों,
भारत की संपूर्ण तटरेखा दीपू सहित 7,517 किलोमीटर है। मैंने बताया था गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितनी, 6100, और यदि लक्षद्वीप और अंडमान को शामिल कर दे तो कितनी, 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,517। लंबी तटरेखा देश को सस्ते जल यातायात उपलब्ध कराती है, पर्याप्त सागरीय संसाधन उपलब्ध कराती है और प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु को सम बनाते हैं। यानी ये जो भाग है ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत, तो इसकी जलवायु को क्या बना देती है, सम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये हमारी लंबी तटरेखा का क्या है, प्रभाव है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार से लाभप्रद है। देशांतरीय फैलाव आपने देखा क्या, यानी इधर से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग अंतर कितना, 30 डिग्री का। अगर यही अंतर क्या होता, ज़्यादा होता, देशांतरीय फैलाव खूब ज़्यादा, तो हमें क्या बनाने पड़ते, एक से अधिक मानक रेखा बनाने पड़ते। देखो बच्चों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना, 30 डिग्री, और देशांतर रेखाओं में 30 डिग्री का अंतर है। भारत में एक मानक रेखा मानी गई, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्व। देशांतर के चयन के लिए क्या प्रदान करती है, सुगमता। यदि भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक होता तो क्या रूस, अमेरिका और कनाडा की तरह एक से ज़्यादा कटिबंध बनाने पड़ते, तो समय में क्या होती, कठिनाई, आवागमन में क्या होता, व्यवधान। तो देखो कई मानक समय कटिबंधों की आवश्यकता होती, जिससे दैनिक कार्य और आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता। आया बच्चों समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे नोट करते जाइए आप। पूर्व में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश ले लो या नागालैंड ले लो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे कौन सा है, मणिपुर, मणिपुर के नीचे कौन सा है, मिजोरम। कल पढ़ा था ना आपने, अरुणा की मम्मी, याद है आपको, कौन से देश से सीमाएं स्पर्श कर रही थी, म्यांमार से। नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है। मैंने क्या बताया, अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सूर्य पहले और पहले ही अस्त होता है। लेकिन कोहिमा और नई दिल्ली की घड़ियों में टाइम क्या बता रहा है, एक समान बता रहा है। यदि आप यहाँ हो, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर, और यदि आप कहाँ खड़े हो, नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे, और आप कहाँ जा रहे हो, नागालैंड कोहिमा के अंदर यहाँ पे, तो यानी नई दिल्ली और कोहिमा दोनों राज्यों की घड़ियों में समय क्या बताएगा, समान। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्या चुना, एक मानक यामोत्तर चुना, 82.5 डिग्री पूर्व। इसी मानक यामोत्तर से क्या हो रहा है, समय का निर्धारण। इसलिए हमारे नई दिल्ली की घड़ी में और कोहिमा की घड़ियों में समय क्या होगा, समान। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो देश के लगभग मध्य इलाहाबाद शहर, कौन सी जगह थी, नैनी, से गुजरती है, को क्या माना गया, प्रमाणिक समय रेखा माना गया। इस रेखा के आधार पे क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। इसलिए नागालैंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई सा भी भारत का राज्य हो, सभी की घड़ियों में क्या समय दिखाएगा, समान। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे, परिशिष्ट 1 पे आधारित क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पे यदि पृष्ठ संख्या 99 और 100 पे देखो तो आपको एक परिशिष्ट मिलेगी। उसमें क्या होगा, परिशिष्ट का मतलब एक सारणी मिलेगी, जिसमें क्या होगा, राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जिलों की संख्या दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, और क्या दिया गया है, जनसंख्या दी गई है। कैसे, ऐसे राज्य, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल और जनसंख्या, यानी ये सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
राज्य उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित राज्य उनकी राजधानी क्षेत्रफल और जनसंख्या। परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 1 पे आधारित क्रियाकलाप। एक ग्राफ पेपर पर देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, केरल और गोवा तथा हरियाणा के जिलों की संख्या को आलेखित कीजिए। क्या जिलों की संख्या का राज्यों के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? हमें बताना है कि इन राज्यों के अंदर जिलों की संख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है। तो हमें किससे पता चलेगा? परिशिष्ट ऐसे। तो हमने ग्राफ पेपर पे कोशिश की। मध्य प्रदेश के जिला 50, कर्नाटक के 30, हरियाणा के 21, केरल के 14, मेघालय के 7 और गोवा के 2 जिलों को ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित किया। अब इन्हों के क्षेत्रफल देखते हैं। मध्य प्रदेश का 3,08,252, कर्नाटक का 1,91,791, हरियाणा का 44,212, केरल का 38,852, मेघालय का 22,429 और गोवा का 3,702। हम देखें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और जिलों की संख्या भी ज़्यादा है। हम देखें गोवा का क्षेत्रफल भी कम है और जिलों की संख्या भी कम है। तो ग्राफ पेपर से हमें क्या स्पष्ट होता है कि जिस राज्य का क्षेत्रफल अधिक है वहाँ पे जिलों की संख्या क्या है? अधिक है। और जिन राज्यों का क्षेत्रफल कम है वहाँ पे जिलों की संख्या भी कम है। अतः जिले व राज्यों के क्षेत्रफल से स्पष्ट हो गया कि क्षेत्रफल अधिक है तो जिलों की संख्या भी अधिक है। प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में से जो राज्य दिए हुए हैं उन्हीं का बताना है। क्या? जनसंख्या घनत्व। अब आप परिशिष्ट 1 देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा? जनसंख्या घनत्व। मगर आपको ध्यान हो कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी जनसंख्या है उसमें किसका भाग दे देते हो? क्षेत्रफल का। तो आपका क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व। और यदि परिभाषित करना हो तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व। मैंने कोशिश की है हर राज्य की जनसंख्या घनत्व निकालने की। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हमारी प्रथम जनगणना हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय सुव्यवस्थित तरीके से जनगणना हुई। अब आपसे पूछ ले कि ये जो जनगणना है कौन सी 2000 और कितने सालों बाद में? 10 सालों के बाद में जनगणना होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना है तो देश कब आज़ाद हुआ? 1947। तो उसके बाद में है यदि 7वीं जनगणना। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये प्रारंभ से लेकर अब तक कितनी जनगणना है तो आपको देना है ये है 15वीं जनगणना है। 8-10 वर्ष के बाद में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 829, पश्चिम बंगाल में 1028, गुजरात में 308, अरुणाचल प्रदेश में 17, तमिलनाडु में 355, त्रिपुरा में 360, राजस्थान में 200 और जम्मू कश्मीर में 57। और यदि भारत का औसत घनत्व देखा जाए तो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उपरोक्त राज्यों में से यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा घनत्व और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। यदि भारत के राज्यों में से पूछे आपको कि भारत के राज्यों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो 2011 के डेटाज के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। प्यारे बच्चों, उसके बाद में यदि सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे। राज्य के क्षेत्रफल और जिलों की संख्या के बीच संबंध को ढूंढिए। हमने क्या देखा अभी? क्वेश्चन नंबर 1 में जो परिशिष्ट पे आधारित है उसमें देखा कि कुछ राज्य दिए गए थे, उनका क्षेत्रफल दिया गया था और जिलों की संख्या दी गई थी। तो उनमें देखा तो हमने क्या देखा? क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्या थे? जिले भी ज़्यादा। मगर वो हर जिले के ऊपर
हर राज्य के ऊपर अप्लाई नहीं होता। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कम है, मगर उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है, 71 है। तो कुछ राज्यों में जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे जिलों की संख्या भी ज़्यादा है। देखिए, औसत रूप से कहा जाए तो जितना बड़ा राज्य होगा उतने ही जिले होंगे, मगर कुछ राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्रफल में बड़े हैं, मगर इनकी जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश से कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, अतः वहाँ पे जिलों की संख्या भी अधिक है। तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात से लेके ये पश्चिमी बंगाल तक 9 राज्य किसको स्पर्श करते हैं, तट को स्पर्श करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं? इस भाग को हमने क्या कहा था, पश्चिमी भाग, पश्चिमी तटीय राज्य। इस भाग को हमने क्या कहा गया था, पूर्वी भाग, पूर्वी तट राज्य। यहाँ तक के लिए ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। इधर के राज्य क्या, पश्चिमी तटीय राज्य, इधर के क्या, पूर्वी तटीय राज्य। अब बात करते हैं कि इधर कौन कौन से राज्य हैं और इधर कौन कौन से। एक चीज़ और बता देता हूँ, इधर कौन सा सागर, अरब सागर, और इधर कौन, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये दोनों किसका हिस्सा, हिंद महासागर का। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने कभी दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है? हाँ सर, किया है सेलिब्रेट। तो उसमें कभी आपको कोई बच्चा हो, नादानी, नटखट, शरारत करता हो और वो केक को क्या कर देता है, छुपा देता है, हमारा केक गुम हो जाता है। तो हमने एक ट्रिक्स बनाई है, कौन से राज्यों की, पश्चिमी तटीय राज्यों की, जो किसको स्पर्श कर रहे हैं, हमारी जलीय सीमा को। देखते हैं, केक गया गुम। प्यारे बच्चों, नोट कर लो अपनी नोटबुक में, कितने राज्य हैं इधर, मैं बता देता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कितने हो गए, 5। देखो, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, हो गया याद? बड़ी आसान ट्रिक्स है। केक गया गुम, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। कौन से तटीयों की बात हो गई, पश्चिमी तटीय राज्यों की बात हो गई। कितने हो गए, 5। कितने रह गए, 4। कौन से, पूर्वी तटीय राज्य। तो इनकी भी ट्रिक्स दे देते हैं। घर में कौन बड़ा होता है, ताऊ, तो उनको हम कहते हैं ताऊ आप। देखो प्यारे बच्चों, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। कितने राज्य हो गए, 4। कौन कौन से, ताऊ आप, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य हो गए, 9। तो हमारे कितने राज्य हैं, 9। कौन से, जो तटीय सीमा पे या जलीय सीमा पे लगते हुए। और इन्हीं को एक और चीज़ कर लो कि जो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा है किस राज्य की है, गुजरात की, और सबसे कम गोवा की। चलो देखते हैं, कितने राज्य बताए थे मैंने, 9 राज्य। सबसे ज़्यादा किसकी, गुजरात की, और सबसे कम गोवा की। तो देख लो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और बंगाल। मैंने क्या बताया, पश्चिम तटीय राज्य भी याद हो गए और पूर्वी तटीय भी। चलो आगे, ये देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थलीय सीमा वाले राज्यों का क्रम तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, कहाँ से, यहाँ गुजरात से लेके और कहाँ तक, पश्चिमी बंगाल तक। क्या करना है हमें, क्रम तैयार करना है। यहाँ पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर इधर क्या, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और फिर असम। बड़ा आसान है। चलो देख लेते हैं मैप पे, आपको पहले मैप पे दिखाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
ये दो क्या केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो कितने राज्य? 16 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2 केंद्र शासित। कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो कि हमने पहले वाले में क्या देखा पर्सन में कि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और 16 राज्य क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा। तो कितने कितने राज्य हो गए? 25 राज्य। अब तो सर के ऐसे राज्य हो रह गए। कितने राज्य बताए थे मैंने? 28 राज्य। मगर गुजरात और पश्चिमी बंगाल 2 राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पे जलीय सीमा बना रहे हैं, यहाँ स्थलीय सीमा बना रहे हैं, यहाँ जलीय सीमा बना रहे हैं और यहाँ स्थलीय सीमा। यानी ये 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो निकाल देते हैं इनको। तो फिर कितने रह गए? 5 राज्य ऐसे है जो ना तो क्या बनाते हैं स्थलीय सीमा और ना क्या बनाते हैं जलीय सीमा। उन 5 राज्यों के नाम याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए, हम तेल। ट्रिक से बच्चों बहुत आसान। 36 में झार के लेंगे। क्या बहाव लोगे? 36 में झार कर लेंगे। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो क्या बनाते हैं स्थलीय सीमा और ना क्या बनाते हैं जलीय सीमा। देखिए प्यारे बच्चों, हरियाणा यानी ये ना तो स्थलीय सीमा बना रहा ना जलीय सीमा, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक कौन सा रह गया? हम तेल 36 में झार के लेंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। जो नया राज्य बना था 2 जून 2014 को, किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते ना जलीय सीमा बनाते। अब ऐसे ही हमारे 8 राज्य क्या है केंद्र शासित प्रदेश। इनका हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन केंद्र शासित क्षेत्रों की सीमा बनाइए जिनकी क्या स्थिति तटवर्ती है। प्यारे बच्चों देखते हैं कितने केंद्र शासित बताए थे मैंने? 8 केंद्र शासित बताए थे। उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिया? स्थलीय सीमा बना दिए। अब तटवर्ती का देखते हैं। मैंने क्या कहा था? दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या हो गया? 1 हो गए विलय विधेयक के द्वारा। तो 1 तटवर्ती। दूसरा कौन सा? पांडिचेरी। तीसरा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और चौथा कौन सा? लक्षद्वीप। यानी इनकी सीमाएं क्या है? तटवर्ती है। अब कौन से रह गए जो ना तो तटवर्ती सीमा बनाते हैं और ना क्या बनाते हैं जलीय स्थलीय सीमा? तो पहला देखते हैं हम क्या? नई दिल्ली। और दूसरा है चंडीगढ़। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और देख लो। पांडिचेरी जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है, इसका विस्तार देख लो। एक तो है माहे के अंदर, यानी केरल के में जगह है माहे, वहाँ भी पांडिचेरी है। एक है यनम आंध्र प्रदेश में और एक है कराईकल तमिलनाडु में। और मेन पुडुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो बच्चों देखिए इसका, एक केरल राज्य में, दूसरा तमिलनाडु राज्य में और तीसरा आंध्र प्रदेश राज्य में। यानी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? पुडुचेरी का। तो ये हुआ हमारी तटवर्ती सीमा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रफल और जनसंख्या में व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? भाई दिल्ली और अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल देखना है और जनसंख्या देखनी है। यानी दिल्ली का क्षेत्रफल क्या है? कम है।
1483 किलोमीटर, मगर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, मगर जनसंख्या कम है। तो दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है कि दिल्ली की जनसंख्या अधिक, क्षेत्रफल कम, अंडमान का क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ पेपर पर दंड आरेख द्वारा केंद्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्रफल व जनसंख्या को आलेखित कीजिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 100 पे देखोगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश और उन केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जो नवीनतम जानकारी है वो नहीं दी गई। तो मैंने आपको बताया है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनका क्षेत्रफल व जनसंख्या। पहले ग्राफ पेपर में आपको क्या दिखाया गया, क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़ और सबसे छोटा लक्षद्वीप। देखिए बच्चों, लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर का 42,241 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार का 8,249 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली का 1,483 वर्ग किलोमीटर, दादरा नगर हवेली व दमन और दीव का 602 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी का 490, चंडीगढ़ का 114 और लक्षद्वीप का 30 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं किसकी, जनसंख्या की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर, दिल्ली के अंदर 1,67,87,941। फिर किसकी, जम्मू कश्मीर की 1,22,67,013। फिर किसकी, पुडुचेरी की 12,47,953। फिर चंडीगढ़ की 10,55,450। फिर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की 5,86,956। फिर अंडमान निकोबार की 3,80,581। फिर लद्दाख की 2,74,289 और सबसे कम लक्षद्वीप की 64,473। बच्चों अपने वीडियो को पॉज कर करके क्षेत्रफल और जनसंख्या अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ये ग्राफ पेपर के द्वारा हमने जनसंख्या दिखाई। इधर जनसंख्या है वो लाख के अंदर है और इधर केंद्र शासित प्रदेश है। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1.5 करोड़ और 1.75 करोड़। आगे देखते हैं परिशिष्ट 1। आपको मैंने बताया था कि हमने जो ये क्वेश्चन किए परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 पे। परिशिष्ट 1 में राज्य, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल और जनसंख्या। आप देखोगे तो वहाँ पे आपको तेलंगाना नहीं मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014 को। किससे अलग हो के, आंध्र प्रदेश को। मगर मैंने इसमें क्या किया, अपडेट जानकारी आपको दी गई है। देखो आंध्र प्रदेश, अमरावती। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो उसमें यह किया गया कि 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी क्या होएगी, हैदराबाद। और 10 साल के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। फिर अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ कब बना बताया था मैंने, 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग होके, मध्य प्रदेश से अलग होके। फिर गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड की रांची। झारखंड कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होके, बिहार से अलग होके। फिर कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर पंजाब, चंडीगढ़ राजस्थान, जयपुर सिक्किम, गंगटोक तमिलनाडु, चेन्नई त्रिपुरा, अगरतला उत्तराखंड, देहरादून। कब, 9 नवंबर 2000 को। किससे, यूपी से अलग हो गए। उत्तर प्रदेश लखनऊ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। पश्चिम बंगाल कोलकाता। जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। बात करते हैं परिशिष्ट 2, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, क्षेत्रफल और जनसंख्या। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक कर दिया गया। राजधानी दमन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह। ध्यान रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर व जम्मू, लेह व कारगिल। ये दोनों ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो दोनों शीतकालीन राजधानी है। तो ये हुई परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है, विश्वास है, आपसे उम्मीद है कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने में आपको
कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और आपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखते रहिए होंगे। तो बच्चों आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और इसे बार बार पॉज करके देखते रहिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।